अगर हमको ब्रेकअप क्वेश्चंस का देखना हो तो 2 प्रश्न आपके मध्यकाल से आए हैं। 5 प्रश्न जो हैं वो प्राचीन भारत और कला और संस्कृति के हिस्से से आए हैं। जो 9 प्रश्न हैं वो आपके आधुनिक भारत से आए हैं। राजाओं का सांस्कृतिक योगदान पूछा भी है, तो ये पूछ रहा है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको कल्चर के हिस्से से अप्रत्याशित जो कहा जाता है प्रश्नों को पूछ लेता है यूपीएससी। इस साल हिस्ट्री में आपको वो बहुत दिखाई देगा कि आर्ट एंड कल्चर वाला जैसे हिस्सा है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा रहा पेपर आप लोगों का, जिन्होंने भी दिया है? कितने लोगों ने दिया कल का पेपर? कैसा रहा? हिस्ट्री का सेक्शन कैसा रहा? बहुत ज्यादा पढ़ के चले गए थे हिस्ट्री में। क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल पूछ लिया इस साल। अगर आप देखें, अप्रत्याशित जो कहा जाता है प्रश्नों को पूछ लेता है यूपीएससी। इस साल हिस्ट्री में आपको वो बहुत दिखाई देगा कि आर्ट एंड कल्चर वाला जैसे हिस्सा है उसको बहुत डेप्थ में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक तो बहुत कठिन प्रश्न उस पर पूछे जा रहे थे और इस साल बौद्ध दर्शन पर ही कुछ नहीं पूछा है। राजाओं का सांस्कृतिक योगदान पूछा भी है, तो ये पूछ रहा है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको कल्चर के हिस्से से दिखाई देंगे। हिस्ट्री में आप देखेंगे तो बहुत बैलेंस्ड पेपर रहा है। 16 क्वेश्चंस आए हैं। ये एक और अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहाँ दिखी है कि 2 से उठा करके 9 सवाल पूछ दिया मॉडर्न से। अब मॉडर्न में जो क्वेश्चंस पूछा है उसमें आप देखेंगे कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हैं और वहाँ पर अगर आपको तथ्यात्मक जानकारी नहीं है तो उनको छोड़ देने में भलाई है। गेस करने जैसा कोई ऑप्शन वहाँ पर था नहीं। लेकिन बाकी जो प्रश्न थे, ज़्यादातर अगर आप प्रश्नों को देखें 12 से 13 प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आपने अच्छे से अपने फाउंडेशन की पढ़ाई की है तो उसको आप लोग हल कर सकते हैं। तो आज के ये हिस्ट्री सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, उन 16 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके साथ 3 और प्रश्न जो कि खेल जगत से और पुरस्कार से संबंधित हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि अगर कुछ बदलाव आया भी है तो उसके बावजूद भी क्या कुछ ट्रेंड में समानता रही है या बिल्कुल अलग तरह के ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर हमको ब्रेकअप क्वेश्चंस का देखना हो तो 2 प्रश्न आपके मध्यकाल से आए हैं। 5 प्रश्न जो हैं वो प्राचीन भारत और कला और संस्कृति के हिस्से से आए हैं। जो 9 प्रश्न हैं वो आपके आधुनिक भारत से आए हैं। एक एक करके देखते हैं इन प्रश्नों को। जो पहला प्रश्न है वो पूछा है राजा राम मोहन रॉय। जब हम लोग पढ़ते भी हैं 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो हम बार बार ये चीज कहते हैं कि बंगाल पर स्पेशल फोकस देकर के आपको पढ़ना है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं चाहे मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। और बंगाल से ही राजा राम मोहन रॉय का फिगर बिलोंग करता है। इस साल के प्रीलिम्स के पेपर्स में आपको एक और चीज दिखाई देगी कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, ये सारे जो नाम आपको दिखाई देंगे कुछ प्रश्नों में या जो थीम दिखाई देगा वो मेंस में लगातार पूछा गया है। जैसे राजा राम मोहन रॉय और यंग बंगाल आंदोलन, उसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है और यहाँ राजा राम मोहन रॉय की पर्सनालिटी से इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया। जो प्रश्न पूछा भी है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, रटने में आपको यहाँ रटने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसको पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। प्राचीन विश्व दे रखा है। जब हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कृतियों को पढ़ते हैं, तो वहाँ हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट ऐसे करके लिखा है, एकेश्वरवादियों को उपहार। जब वो धर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस्लाम के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ईसाइयत के बारे में भी पढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म के बारे में भी पढ़ रहे हैं। और जब वो पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से क्रिटिकल हैं या पूरी तरह से बहुत तारीफों में टेक्स्ट लिख रहे हैं। उनका आइडिया क्या है कि हर धर्म में कुछ अच्छी चीजें हैं, हर धर्म में कुछ परेशानियां हैं और धार्मिक सार्वभौमिकता की बात वो वहां पर करते हैं। और जहां परेशानियां हैं वहां वो कहते हैं कि तर्क की कसौटी पर हमको धर्म को समझने की आवश्यकता
होगी। तो जहाँ कहीं परेशानीजनक चीज़ें होती हैं वहाँ वो तार्किकता की बात करने लगते हैं कि भाई तर्क की कसौटी पर आप इन चीज़ों को कस करके देखिए, अगर आपको वो चीज़ें ठीक लगती हैं तो आपको करना चाहिए, अगर कहीं कोई परेशानी है तो हमको उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो दोनों चीज़ें हमको दिखाई देती हैं उनके विचारों में कि विश्व के जो प्राचीन पारंपरिक दर्शन थे उनके प्रति आदर का भाव तो था ही, लेकिन उसके साथ ही साथ वो तर्कवाद की बात करते थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते थे। और हम पढ़ते हैं कि कैसे इनको जब हम भारतीय पुनर्जागरण की बात करते हैं तो उनके पिता के रूप में या आधुनिक भारत के पिता के रूप में टैगोर के द्वारा बताया गया है, जिसका कारण ये है कि वो तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात किया करते थे। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। तो पढ़ते हुए भी हम लोगों ने इस चीज पर फोकस किया था कि तर्कवाद, मानवतावाद, मानव की प्रसन्नता, ये सारे जो शब्द आते हैं वो राजा राम मोहन रॉय के विचारों को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमको ये बेसिक्स पता है तो हम बता सकते हैं यहाँ कि दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। क्लियर है ये कठिन प्रश्न नहीं है। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो हमारा निम्नलिखित में से यहाँ कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा, यानी कि सी हमारा सही जवाब होगा। इनफैक्ट किसी ने सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ा हो तो भी वो सेम स्टेटमेंट एनसीईआरटी से वो उठाया हुआ है। जो पहला पेज ही है 19th सेंचुरी वाला, वहां पे ये स्टेटमेंट दे रखा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। गांधी पढ़ते हुए बार बार ये चर्चा होती है कि ना सिर्फ गांधी के द्वारा लीड किए गए आंदोलन बल्कि गांधीवादी विचारधारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और असहयोग जो उनका कार्यक्रम था या सविनय अवज्ञा का जो उनका मार्ग था, इसके ऊपर भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। गांधी के जो रचनात्मक कार्यक्रम है उसके ऊपर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ इसी को इन्होंने क्या किया है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ दिया है कि असहयोग कार्यक्रम का हिस्सा
क्या क्या था। तो इसको जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने क्या चर्चा की थी कि असहयोग का बेसिक मायने क्या होता है, सरकार के साथ सहयोग ना करना। तो जब सहयोग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, उनकी नौकरियों का बहिष्कार करेंगे, उनके द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार करेंगे, उनके शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार करेंगे, उनके जो उत्पाद होंगे उन उत्पादों का बहिष्कार करेंगे और अपनाएंगे स्वदेशी, अपनाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा। इन्हीं चीजों की हमने बात की थी जब हम असहयोग की बात कर रहे थे। और सविनय अवज्ञा पर जब हम आ जाते हैं तो सरकार की अवज्ञा माने कि कर नहीं देने का बात वहां पर जुड़ जाएगा। तो जब हम असहयोग कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो क्या क्या यहाँ दिया है, न्यायालयों का बहिष्कार और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। तो विदेशी वस्त्र, नमक, ये सारे चीजों का बहिष्कार किया जा रहा था। न्यायालय, हम लोगों ने उदाहरण भी पढ़ा था कि कैसे कई सारे जो वकील हैं उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया था, तो न्यायालयों का बहिष्कार किया। पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ ठीक होगा। जब हम गांधी की बात करते हैं, ये सब नागपुर अधिवेशन पढ़ते हुए हम लोगों ने बात किया कि कैसे कांग्रेस में संरचनात्मक बदलाव आता है ढांचे में, और उसके साथ साथ गांधी किस तरह से आंदोलन चलेगा इस चीज की बात करते हैं। तो वहां गांधी ने ये चीज कहा था कि मेरे द्वारा लीड किए गए आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। स्वराज को नागपुर अधिवेशन में उन्होंने ऑफिशियल गोल बनाया था और ये कहा था कि गांधी के द्वारा लीड किए जा रहे आंदोलन को कठोर तरीके से अहिंसा का पालन करना होगा। तो जब हम असहयोग कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो अहिंसा का कठोर अनुपालन, ये स्टेटमेंट भी इसका हिस्सा होगा। तीसरा क्या इन्होंने दिया है, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग ना करते हुए प्रतिधारण। सही होगा क्या ये? प्रतिधारण का मतलब क्या है कि धारण कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं अपने पास, बस हम उसको पब्लिकली यूज ना करें। क्या ये शब्द है असहयोग कार्यक्रम में? शब्द क्या है? बहिष्कार, त्याग करना, उपाधियों को वापस लौटा देना। सरकार उस चीज को मान्यता दे ना दे वो उनकी समस्या है। हम क्या कर रहे हैं, हम उपाधियों का बहिष्कार कर रहे हैं, हम उसका त्याग कर रहे हैं, हम उसको लौटा रहे हैं। यहां शब्द क्या लिखा है? प्रतिधारण। तो जब शब्द प्रतिधारण लिख दिया, बहिष्कार या त्याग नहीं लिखा है, माने गलत है ये, क्योंकि असहयोग का हिस्सा तो यही था कि उपाधियों को वापस लौटा देना, अपने पास ना रखना। तो उस लॉजिक से तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो असहयोग कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होगा। चौथा लॉजिक का है, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। न्यायालय बहिष्कार कर दिया न्यायालय का, तो कहाँ निपटारा करेंगे? खुद से बनाएंगे ना। और गांधी तो बार बार कहते हैं, ग्राम राज्य शब्द कहते हैं, राम राज्य शब्द कहते हैं, तो लोकल लेवल पर अपने लिए कोर्ट्स बना लेंगे और उसको पॉपुलरली पंचायत के नाम से जाना जाने लगा। पंचायत, ये कहते हैं ना, पंच फैसला कर रहे हैं। इस तरह के जो कॉमन शब्द होते थे उन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा विवादों के निपटारे के लिए, जो स्थानीय स्तर पर न्यायालयों की स्थापना की गई। तो कोई संरचनात्मक ढांचा नहीं आया है न्यायालय में। हुआ क्या है कि भाई लोग आपस में बैठ करके वहां पे अपना विवादों का निपटारा जैसे ट्रेडिशनली करते आए थे ब्रिटिश के पहले, वैसे वो लोग करने लग गए। तो यहाँ पर विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना और सहयोग कार्यक्रम का अवयव हो जाएगा। तो इसमें से पूछा क्या है इन्होंने, उपर्युक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं? कितने हैं? केवल 3। जो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत है। तो हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा सी। अब यहाँ भी आपने कॉन्सेप्चुअली मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, रटने वाला ये प्रश्न है ही नहीं। कॉन्सेप्ट आपको पता है कि असहयोग का मतलब क्या है, रचनात्मक कार्यक्रम का मतलब क्या है, सविनय अवज्ञा का मार्ग क्या होता है। बहुत आसानी से हम इस तरह के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? 2016 में पूछा है ऑलरेडी यूपीएससी ने, और यहाँ पर तब उन्होंने 4 ऑप्शन देकर के पूछा था, अरघट्टा सही ऑप्शन था, और यहाँ पर उन्होंने अरघट्टा को ही पूछ दिया कि क्या है। तो अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस देखा हो, आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। वहां अरघट्टा डिस्कस करते हुए हम लोगों ने यही बात किया है कि कैसे एक चरखा जैसा एक होता है व्हील, और उसमें क्या होता है कि जो तीलियां होती हैं, एक एक तीली पर एक एक घड़ा लगा होता है। तो कई सारे घड़े होंगे जो लगे होंगे व्हील के ऊपर, चक्र के ऊपर, और उसको बैल के द्वारा खींचा जाता था। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग क्या हो सकता है कि बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र, लेकिन अगर आपको अरघट्टा पता है कि चक्र में लगा होता है घड़ा और कई सारे घड़े लगे होते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन का वो भी स्कोप
नहीं रहेगा। क्योंकि आइडिया क्या है कि अरघट्टा क्या होता था कि एक बड़ा चक्का होता था जिसकी तीलियां जहां जहां होती थी वहां वहां पर घड़े को लगाया गया होता था। और जो सल्तनत पीरियड है उसमें अरघट्टा आता है सिंचाई के काम में। तो सिंचाई में जो तकनीकी बदलाव आया उसके ऊपर ये प्रश्न पूछा, और ये बहुत आसान प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो 2016 में पूछा हुआ है, पीवाईक्यू हमने किया है, हम बहुत आसानी से इसका जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। शब्दावली पर यहाँ पर प्रश्न आया है, क्या जवाब होगा इसका? बी, एक बड़ा चक्का जिसकी अराओं या स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। इससे सिंचाई के तकनीक में बदलाव आएगा, जो सिंचाई प्रक्रिया है वो ज्यादा आसान हो जाएगी, कम समय में जो लोग हैं वो ज्यादा पानी बाहर निकाल करके सिंचाई बेहतर तरीके से कर पाएंगे, कृषि का उत्पादन बढ़ जाएगा। ये चीज इसका एक प्रभाव रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्तविलास, विचित्रचित्त और गुणभरा उपाधियां धारण की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम। ये तो बहुत आसान है, ये हम लोगों ने काफी डिटेल में पल्लव पढ़ते हुए बात किया था कि दो राजा ध्यान में रखना है, महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन में हमने बात की थी कि इसने मामल्ल का उपाधि धारण किया था, वातापी कोंडा का उपाधि धारण किया था। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करते हैं तो इसने मत्तविलास प्रहसन की रचना की थी, जहां हम लोगों ने ये बात किया था कि कैसे ये जो टेक्स्ट है ये अनेक धर्मों को बहुत क्रिटिकल अप्रोच से देखने वाला टेक्स्ट है, कि जो उसमें उपस्थित समस्याएं थी उनकी आलोचना भी ये टेक्स्ट करता है। तो वहीं से उसको उपाधि मिल गया मत्तविलास का। विचित्र चित्त यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चिंता करता हो चीजों का, बहुत क्यूरियस माइंड का हो और चीजों को सोच समझ करके देखता हो। चित्रकार पुली शब्द हमने डिस्कस किया था, इसी का एक और उपाधि है। चैत्यकरी एक शब्द हमने डिस्कस किया था, अगेन महेंद्र वर्मन का ही उपाधि है। तो कई सारी उपाधियों की हमने चर्चा की थी, जिसमें से कुछ यहाँ पर देख करके इन्होंने पूछा है कि किसकी ये उपाधियां हैं। तो चाहे मत्तविलास हो, चाहे विचित्र चित्त हो, गुण भरा है, या उसके साथ साथ चैत्यकरी, चित्रकार पुली, ये सारी उपाधियां जो हैं महेंद्र वर्मन प्रथम की हैं। तो अगर आपने पल्लव वंश में इन दो राजाओं के बारे में पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का आप जवाब आसानी से दे पाएंगे। पूछा शब्दावली पर ही है, जैसे पहले पूछता था, पूछा राजाओं के सांस्कृतिक योगदान से संबंधित ही प्रश्न है, लेकिन काफी आसान पूछ दिया है। आसान उसके लिए जिसने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है फिर वहां गेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गेस करने का, एलिमिनेट करने का ऑप्शन नहीं है। क्लैरिटी है इस पे? तो ये ए जो है इसका हमारा सही जवाब होगा। अब पिछले साल वाला आप पेपर देखिए 2024 का ही मुख्य परीक्षा का, उसमें क्या पूछा था? कांची के पल्लवों का सांस्कृतिक योगदान, और यहाँ उसी थीम से उठा करके इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में राजा की उपाधि से संबंधित प्रश्न पूछ दिया है। चलें, इन सब प्रश्नों में तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, जो लोग पढ़ के गए होंगे उनके लिए ये प्रश्न आसान रहे होंगे। ये तो किसी ने बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ा है तो ये बता सकता है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। तो दो हम लोग चीनी यात्रियों के बारे में बात करते हैं डिटेल में, फाहियान और दूसरा वेनसांग। तो जब हम फाहियान की बात करते हैं, रचना क्या थी इसकी? फुकुकी इसकी रचना थी, जिसके आधार पर भारत के प्राचीन इतिहास को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया जा सकता है। एक प्रश्न यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है, ये काफी पहले पूछा है हालांकि, लेकिन ये पूछा है कि विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, और यहाँ उससे संबंधित फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा है, पूछते आ रहे हैं। अगर आप देखें तो नुनीस के ऊपर भी पहले प्रश्न पूछा गया है, ट्रेवर्नियर के ऊपर भी पहले प्रश्न पूछा गया है। यहाँ इन्होंने आसान पूछ लिया है, फाहियान जो कि काफी कॉमन नाम है। तो आंसर इसका होगा हमारा बी। मुख्य परीक्षा में अन्य प्रश्न भी पूछे गए हैं। 3 बार प्रश्न पूछा गया है गुप्त काल से, जिसमें से 2 बार प्रश्न गुप्त राजाओं के सांस्कृतिक योगदान पर पूछा गया है। तो सांस्कृतिक योगदान में एक ये वाला भी हिस्सा आ जाता है साहित्य संबंधी रचना का। क्या अगर ये प्रश्न ऐसे पूछा होता कि फाहियान ने अपने रचना में किन गुप्त राजाओं की चर्चा की है, और 3 ऑप्शन दे देता और नीचे लिख देता इनमें से कोई नहीं, फिर क्या होता? राजनीतिक चर्चा नहीं करता है। डिस्कस करते हुए हम लोगों ने यही बात किया था, फाहियान वेनसांग में यही फर्क है।
वेनसांग सबके दरबार में जा रहा है, जो भी उस समय चाहे पल्लव रहे हों, चाहे चालुक्य रहे हों, चाहे हर्षवर्धन रहा हो। फाहियान जो है वो राजनीतिक चर्चा नहीं करता है। तो यहाँ इन्होंने सिंपल प्रश्न पूछ लिया है, किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चलिए बी सही जवाब है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? राजेंद्र प्रथम चोल राजा। तो यहाँ पर ये भी अगर आप देखें, आपने बेसिक पढ़ाई चोल काल में की है, वो पढ़ते हुए हम लोगों ने यही बात की थी, दो राजाओं को याद रखना है, राजराज चोल और राजेंद्र प्रथम। और यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन उस संदर्भ में पूछा है, इसके कई सारे राजनीतिक योगदान रहे हैं। ये गंगा के राजाओं को भी हराता है, तो गंगाई कोंडा का उपाधि लेता है, जैसे वातापी कोंडा का नरसिंह वर्मन ने लिया था, ये गंगाई कोंडा का उपाधि लेता है। इसके साथ साथ हमने ये बात किया था कि श्रीलंका को पूरी तरह से पराजित करता है, अनुराधापुर पर अपना अधिकार करता है, और श्री विजय जो किंगडम है वहां पर जाकर के अपना आधिपत्य जमाता है। और इसके साथ साथ चोलों का ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक योगदान भी रहा है हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के। श्री विजय जो है न्यूज में भी रहा था, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजय किया गया था, तो न्यूज से भी आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। तो ये भी जो प्रश्न है ये आसान प्रश्न के श्रेणी में ही आएगा। यहाँ पर आपका काम आसान करने के लिए उन्होंने राजा के साथ साथ नाम दे दिया है राज्य का भी, राष्ट्रकूट, काकतीय, होयसल। जब हम चोलों की बात करते हैं तभी हम बात करते हैं कि उन्होंने समुद्री अभियान किया था, इनका नेवी बहुत ज्यादा फेमस रहा है। हालांकि जो अन्य राजाओं का नाम दिया है ये भी महत्वपूर्ण नाम दिया है। अमोघ वर्ष कविराज मार्ग का जो रचयिता है, अमोघ वर्ष के बारे में हम लोग ये बात करते हैं कि कैसे वो कविराज मार्ग की रचना कर रहा है। इसके साथ साथ इसने जैन धर्म में परिवर्तन किया था, संलेखना किया था जिनसे इनके प्रभाव में आकर के। जब हम प्रताप रुद्र की बात करते हैं तो न्यूज में रहा था, इस संदर्भ में हम लोगों ने पीटी 365 में चर्चा की थी कि काकतीय वंश का राजा है जिसने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया है, रुद्रेश्वर मंदिर न्यूज में रहा था। विष्णुवर्धन का तो होयसाल के जो मंदिर हैं, होयसालेश्वर वाले 3 हम लोगों ने मंदिरों की चर्चा की थी, बेल्लूर में भी, हालाबिदु में भी, सोमेश्वरपुरा जो है, इन सब जगहों पे जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो विष्णुवर्धन के द्वारा कराया गया है। तो बाकी भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को भी हमको ध्यान में रखना है कि इन लोगों का महत्व क्या रहा है, कि आगे अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न बना दे तो हमको उसकी जानकारी रहनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न है इसका जवाब क्या होगा? सी, राजेंद्र प्रथम। चलें आगे आते हैं। ये कठिन सवाल भी है और आसान सवाल भी है। आसान कैसे होगा? अगर आपको ज्योग्राफी पता है और इम्पोर्टेंट जो महाजनपद हैं वो पता है। हालांकि ये बहुत अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न महाजनपद से आते नहीं हैं। ये हम लोगों ने पढ़ते हुए मजाक मजाक में ये बात कही भी थी कि किस्मत खराब रही तो आ जाएगा, अगर अच्छी रही तो जैसे पूछता है ट्रेडिशनली वो पूछेगा। तो यहाँ आप देखिए तो किस्मत ठीक ही है, बाकी प्रश्न आसान है, ऐसा नहीं है कि बाकी प्रश्न इन्होंने बहुत कठिन पूछे हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो सारे जो महाजनपद हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अश्मक की हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि ये ध्यान रखना है कि इकलौता महाजनपद है जो कि दक्कन में है। और अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो आपको गोदावरी का क्षेत्र पता होगा, तो आप बता सकते हैं कि भाई इन्होंने कहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए कौन सा क्षेत्र है और कौन इस क्षेत्र से बहने वाली नदी है, तो गोदावरी उसी क्षेत्र में बहती है। तो यहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों की नॉलेज हमारी टेस्ट हो रही है, तो अश्मक वाला ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। कंबोज और गांधार ये दो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बात किया था कि ध्यान रखना है कि उत्तर पश्चिम में ये दो रहे हैं। और जब हम लोग कंबोज की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की तरफ उसका क्षेत्र ज्यादा प्रसारित हो जाता है। और जब हम विपस की बात कर रहे हैं व्यास नदी, तो जब उसकी बात करेंगे तो पंजाब क्षेत्र से बहती है। तो जाहिर सी बात है कि कंबोज के साथ में विपस का जो ऑप्शन दे रखा है या वर्तमान व्यास का जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है वो गलत हो जाएगा। अवंती और महानदी, अवंती में हमने बात किया था कि ये इस संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए कि बुद्ध यहाँ पर नहीं जा पाए थे, और अवंती उज्जैन के साथ हम लोगों ने जोड़ करके पढ़ा था। और अगर महानदी का बात करें तो वो उस क्षेत्र में बह ही नहीं रही है, पूर्व की तरफ बहती है। अगेन अगर हमको ज्योग्राफी बेसिक पता है तो हम ये वाला ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि अवंती के साथ में ये महानदी का मैच गलत है। कोसल, कौशल्या, राम,
सरयू नदी। तो ये तो बेसिक, अगर हमको माइथोलॉजी, अगर हमको रामायण या महाभारत की भी स्टोरी पता है तो ये बेसिक चीजें पता होती हैं, तो उससे हम सरयू वाला ऑप्शन सही बता सकते हैं कि उस क्षेत्र में सरयू बहती है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कठिनाई के तरफ ही रखा जाएगा, लेकिन अगर आपका ज्योग्राफी भी अच्छा हो और आपने कुछ महाजनपदों को जो कि महत्वपूर्ण हैं उनका अगर आपको भौगोलिक क्षेत्र पता है तब आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो देखा, अश्मक को सही मैच किया है और कोसल को सही मैच किया है। तो इस हिसाब से कितने युग्म हमारे सही सुमेलित होंगे? 2, यानी कि बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप इस साल ना सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि आप अन्य हिस्सों में भी देखेंगे कि 1 साल का करंट अफेयर वाला रूल तोड़ दिया है यूपीएससी ने। तो पहले के करंट अफेयर्स, ये 2022 का करंट अफेयर है जिसको यहाँ पर पूछा है। तो जो ये पलुस्कर करके व्यक्ति हैं, भातखंडे और पलुस्कर, इन दोनों का नाम महत्वपूर्ण रहा है जो शास्त्रीय संगीत है उसको रिवाइव करने में, और इनके जन्म को 150 साल हुआ 2022 में, जिसके वजह से ये न्यूज़ में रहे थे। तो इस बार इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ 1 साल का ना करके किसी सब्जेक्ट में 2 साल पीछे चले गए हैं करंट अफेयर्स में, किसी में 3 साल पीछे चले गए हैं और वहां से उन्होंने क्वेश्चन उठा लिया है। तो उतना याद रखना संभव नहीं होता है सामान्य तौर पर। तो ये जो प्रश्न है, अगर आपको या तो शास्त्रीय संगीत के आप ज्ञाता हैं या बहुत रुचि है आपको तो अलग मसला है, नहीं तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें भी जो फेमस है, इसमें पूछा है प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? एक 1939 में दिल्ली में स्थापित किया गया है जो प्रसिद्ध है। तो अगर कोई शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता है या जिसको जानकारी है थोड़ी, तो उनको दिल्ली वाला ब्रांच पता होता है। और 1939 तो लगता है यही पुराना होगा सबसे, लेकिन जो सबसे पुराना है वो इन्होंने लाहौर में स्थापित किया था। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है ओरिएंटेड करंट से ही, लेकिन पिछले 1 साल का नहीं, पिछले 3 साल का अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है और उसको ये ध्यान में रह जाए तो ये हल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कठिन के श्रेणी में आएंगे। तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा हमारा लाहौर डी। चलें आगे आते हैं। जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक, राजुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? अशोक का इंस्क्रिप्शन हमेशा पूछता है और यहाँ पर भी उन्होंने पूछा है, लेकिन बहुत ज्यादा फैक्चुअल पूछा है। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगा? केंद्रीय स्तर पर नहीं है और ग्राम स्तर पर नहीं है, स्थानिक और गोप होता है। अब यहाँ कंफ्यूजन किस में आएगा? प्रांतीय या जिला स्तर। क्यों कंफ्यूजन आएगा? क्योंकि अशोक के इंस्क्रिप्शन में या सामान्य पुस्तकों में भी जब आप देखेंगे तो शब्द प्रयोग होता है मंडल, ना यहाँ वहां विषय लिख रहा है ना वहां पर प्रांत लिख रहा है, लिख रहा है मंडल। अब इन्होंने क्योंकि इतना स्पेसिफाई करके पूछ लिया है, हालांकि इतना स्पेसिफिकेशन प्रशासन में नहीं पूछा जाता था पहले, तो इस स्तर पे आपको यहाँ पर एक बदलाव देखने मिलेगा। तो प्रांत शब्द नहीं है, शब्द क्या है? मंडल। और इस वजह से हमारा यहाँ जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जिला स्तरीय प्रशासन, ना कि प्रांत स्तरीय प्रशासन। तो ये जो प्रश्न है ये मॉडरेट में आ सकता है कि क्योंकि प्रशासन से प्रश्न पूछता नहीं है तो इतने डिटेल में जाकर के किस स्तर पर क्या है वो नहीं पढ़ते हैं। जनरली जो पढ़ते हैं स्थानिक पढ़ते हैं, गोप पढ़ते हैं, हम लोगों ने भी ये चीजें पढ़ी हैं क्लास में, लेकिन बिल्कुल ऐसे पॉइंट आउट करके कि जिला ही है या प्रांत ही है वहां पर कंफ्यूजन होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है जहां अगर चांस लेना पड़े तो 50-50 ले सकते हैं कि भाई केंद्र या ग्राम तो नहीं है, लेकिन मंडल अगर आपको याद है तो आप उससे जिला स्तरीय यहाँ पर बता सकते हैं। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन से जो क्वेश्चन आया है, ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है कि अशोक के अभिलेख पर पूछा है, लेकिन कठिनाई का स्तर कहाँ बढ़ा दिया है कि इसमें पूछ लिया है कि किस स्तर पर ये लोग महत्वपूर्ण अधिकारी रहे थे। इनफैक्ट जब अशोक बात भी कर रहा है, अशोक के अगर आपको अभिलेख ध्यान हो तो हमने बात किया था कि राजुक के जिम्मेदारियों की चर्चा करता है, जहाँ कहता है कि राजुक को न्याय देने का अधिकार भी रहा है। तो ये सारी जो चर्चा है ये डिटेल्स पहले यूपीएससी पूछता था, बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर पूछता था, यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा फैक्चुअल कर दिया है और जो जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा जिला स्तरीय प्रशासन। तो राजुक, प्रादेशिक और युक्त, ये 3 अधिकारी जिला स्तरीय या मंडल स्तरीय माने जाएंगे। प्रांत शब्द वहां पर नहीं आएगा, जिला दिया है तो भी ठीक है, मंडल देगा तो भी ठीक होगा।
क्लियर है ये? जी। मंडल के स्तर पर, प्रांतों का जो डिवीजन होगा ना उसमें मंडल के स्तर पर काम करेगा। हाँ, इस राजुक में वही तो हम कह रहे हैं ना, कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा कि शब्द जो है वो मंडल है, प्रदेश नहीं है। युक्त जो है वहां तो क्लियरली वर्ड दे रखा है कि आहार या विषय के स्तर पर है, लेकिन राजुक में दे रखा है कि मंडल के स्तर पर है। तो यहाँ हम लॉजिक लगा करके, क्योंकि युक्त दे रखा है तो हम यहाँ जिला की बात कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे टेक्निकलिटी है कि इन्होंने इतना ज्यादा एकदम इसको फैक्चुअल जो दिया भी है उसमें भी तीन एक साथ दे दिया है, जिसमें एक तो क्लियरली जिला आ जाएगा लेकिन दूसरे में शब्द है मंडल। तो क्या लिखा है कि प्रांतों को विभिन्न मंडलों में विभक्त किया जाता है जहां पर ये लोग काम कर रहे हैं। और एक और जो लाइन आती है वो क्या आती है कि जिले और प्रांत के बीच में ये मध्यस्थ की तरह से काम कर रहे हैं। तो दूसरा लाइन वो आता है। लेकिन युक्त तो हमको क्लियरली पता है कि भाई जिले के स्तर पर ही काम कर रहा है, तो उस लॉजिक से यहाँ हम लोग बात करेंगे कि जिला स्तरीय प्रशासन है। क्लियर है ये? चले आगे आते हैं। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सभी वैध तरीके क्या होंगे? अवैध क्या होगा? हिंसा हो गया, अवज्ञा कह रहे हैं, वो वहां पर अवैध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब शुरुआती दौर में बात होता है, जब नागपुर अधिवेशन हो रहा है, तो क्या कह रहे हैं कि हम अहिंसात्मक तरीके से असहयोग का मार्ग अपनाते हुए सरकार की खिलाफत करेंगे। तो यही चीज डिसाइड हुआ था जिसके अंतर्गत वो बहिष्कार की बात कर रहे थे, और उद्देश्य बताया था कि स्वराज प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। और गांधी ने क्या किया था कि खिलाफत वाले मुद्दे को भी ऐड कर दिया था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में क्या बात होगा कि सभी वैध तरीकों से, माने जो जो बहिष्कार का तरीका है उसको अपनाते हुए, और शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से स्वराज प्राप्त करना उनका उद्देश्य है। ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि 1921 से 22 नागपुर अधिवेशन होता है, दिसंबर 1920, जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन ऑफिशियली शुरू होता है, जब हम कांग्रेस के अंतर्गत उसकी बात कर रहे हैं। और फिर जब जनवरी आता है 1922, तब हमने बात किया था कि रीडिंग के साथ बातचीत अरेंज करते हैं मालवीय गांधी की, और वो फेल हो जाता है। तब वहां पर गांधी ये कहते हैं कि बारदोली से हम सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाते हुए सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। और प्रारंभ हो नहीं पाता है क्योंकि बीच में चौरी चौरा की घटना हो जाती है। तो यहाँ पर यही तो लिखा है इन्होंने कि चरणों में कार्यान्वित करेंगे, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान ना करना अगले चरण में होगा। अगर स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त नहीं हुआ और सरकार दमन पर उतर आती, तो शुरुआत में तो गांधी यही कह रहे थे कि जो हम तरीका बता रहे हैं वो आप अपनाइए, 1 साल के अंदर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। और जब 1 साल के अंदर प्राप्त नहीं हो रहा है, तब रीडिंग के साथ बातचीत हो रही है, फेल हो जा रही है वो बातचीत, और उसके बाद सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाने का उन्होंने घोषणा किया था। तो सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ये रिप्रेशन खत्म नहीं किया, राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया, तो हम बारदोली से सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाते हुए सत्याग्रह प्रारंभ कर देंगे। तो अगर हमको वो चीजें कॉन्सेप्चुअली याद हैं कि किस किस तरीके से आंदोलन प्रोग्रेस कर रहा है, तो हम दूसरा स्टेटमेंट भी बता सकते हैं कि सही है। क्लियर है ये? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों। हालांकि इस पे भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। जो दूसरा वाला है उस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्यों 2 चरण की बात किया जा रहा है, लेकिन 2 चरण तो वहां पर था ही। और वहां बात यही थी कि साल भर के अंदर स्वराज मिल जाएगा, नहीं मिला अगर, तब हम सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाएंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना यहाँ पर आवश्यक है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो सी जो है वो हमारा सही स्टेटमेंट है। ये जो है वो पुरस्कार और जो खेल वाला प्रश्न यूपीएससी ने 2022-23 से पूछना शुरू किया है,
उस वाले कैटेगरी में आ जाएगा। और काफी तथ्यात्मक प्रश्न है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किनसे मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए ज्यूरी बनती है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता। ये बहुत डिटेल में पता है तो होगा, नहीं तो मुश्किल है। यहाँ पर एक चीज जो है उससे हमको ये क्लैरिटी रखना है कि राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं होता है मेंबर। जो मेंबर्स होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायमूर्ति हैं, वो होते हैं, और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो होता है। साथ ही दो और लोगों को नामित करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और उनसे मिल करके वो जूरी बनता है। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसमें कुछ ऐसा डिस्कस करने जैसा नहीं है, ये जूरी के ऊपर बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। चलिए सी जवाब है। आगे आते हैं। प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हुआ है कुछ समय पहले जो पहला खो खो विश्व कप था, दिल्ली में ही आयोजित हुआ था। अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने का क्वेश्चन है। पहला वाला तो है कि इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में हुआ, काफी प्रसिद्ध भी रहा था। अगर आप थोड़ा बहुत भी आसपास ट्रैवल करते हो तो हर बस स्टैंड पे आप देखेंगे कि वो खो खो प्रतियोगिता वाला पोस्टर भी लगा हुआ था, और उसमें लिखा था कि ये पहला विश्व कप आयोजन खो खो का हो रहा है। तो ये बेसिक था स्टेटमेंट कि इसका आयोजन दिल्ली भारत में हुआ था। दूसरे और तीसरे में इन्होंने क्या किया है, बात तो सही लिखी है कि पुरुष विजेता हुए भारतीय और महिलाएं भी विजेता हुई भारतीय। ट्रिक कहाँ किया है कि चेंज कर दिया है। ऊपर में स्कोर होना चाहिए 54-36 और नीचे में होना चाहिए 78-40। इन्होंने पुरुषों वाला स्कोर महिलाओं में कर दिया है और महिलाओं वाला स्कोर पुरुषों में कर दिया है। इसी तरह का ट्रिक इन्होंने इसके पहले भी किया था। जो 2023 में स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन आया था वहां भी उन्होंने यही किया था कि 2 कप्स की बात थी। दोनों कप में क्या किया था उन्होंने, महिला वाला पुरुष में कर दिया था और पुरुष वाला महिला में कर दिया था। बाकी सारी चीजें वहां पर सही थी। यहाँ भी आप यही देखेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट में भी इन्होंने क्या किया है कि ये जो नंबर है वो दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, और इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ये दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट हमारा कौन सा होगा, जो जवाब होगा केवल एक, ए जो है हमारा सही क्वेश्चन है। अब इसमें या तो हम लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछ रही है इस तरफ पुरुष और महिला जहां देती है इंटरचेंज कर देती है। तो अगर रिस्क वाले पोजीशन में है जहां इंटेलिजेंट गेस लेना ही है तो ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं इसको। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था जब गुकेश जीते थे। तो देखते हैं क्या पूछा है। 2024 में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दोम्माराजू रूस के इयान नेपोमनियाच्ची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। चीन के व्यक्ति को हराया था, रूस के नहीं। और काफी मीम्स वगैरह भी उस पर बनाए गए थे और काफी ज्यादा चर्चा में ये रहा था। तो अगर ये हमको स्टेटमेंट ध्यान में है कि भाई इन्होंने रूस के व्यक्ति को नहीं चीन के व्यक्ति को हराया था, तो हम बता सकते हैं कि हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब देखना है हमको दूसरा स्टेटमेंट। अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। सही है, ये भी 12 वर्ष में ही बने हैं, लेकिन इनका 7 महीना है और इनका 4 महीने है, तो दोनों ही ग्रैंड मास्टर बने। लेकिन जब हम अभिमन्यु मिश्रा की बात कर रहे हैं तो कुछ महीनों से ये अभी भी सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर हैं। गुकेश भी हैं, लेकिन उनकी आयु 3 महीने के लगभग में अभिमन्यु मिश्रा से ज्यादा थी जब वो ग्रैंड मास्टर बनते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। तो जो हमारा जवाब होगा वो होगा बी, केवल 2। तो काफी टिपिकल स्टेटमेंट्स पूछे हैं। जैसे आप 2023 में भी देखेंगे जिस तरह का प्रश्न पूछा गया था, या तो कोई व्यक्ति बिल्कुल स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, और स्पोर्ट्स में भी वहां तो क्रिकेट पूछा था, चलिए जो ऐसे भी देखता है भारत। यहाँ इन्होंने खो खो पे पूछा है और उसके साथ में चेस पे पूछा है, तो उस वजह से इसकी कठिनाई का स्तर थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर आपको न्यूज
थोड़ा भी आप फॉलो कर रहे हो तो गुकेश का नाम काफी चर्चा में रहा था। उससे अगर आप थोड़ी बहुत चीजों को रिकॉल कर पाते तो यहाँ जवाब देने की संभावना थी। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा स्पोर्ट्स इन जनरल वीक है, इसलिए ये मैं बायस के साथ बात कह रही हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, डिटेल्स पढ़े हो तो। चलें ये आते हैं, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? ये नहीं पूछा है कि गांधी जी ने कहा था कि नहीं कहा था, इन्होंने ये कह दिया है कि गांधी ने कहा था। कब कहा था? प्रश्न यहां पर ये पूछा है। राजद्रोह क्या होगा गांधीवादी आंदोलन और गांधीवादी विचारधारा के हिसाब से? राजद्रोह का मतलब क्या है? तो विरुद्ध काम किस चीज को कहेंगे? कानून तोड़ना, वही है बेसिक आइडिया। कानून तोड़ेंगे माने राजद्रोह हो गया। जब तक बहिष्कार कर रहे हैं तब तक राजद्रोह नहीं है। तो गांधी इतनी बड़ी बात कब कहेंगे? सविनय अवज्ञा, दांडी यात्रा, नमक कानून को तोड़ते हुए। तो ये लॉजिक का क्वेश्चन था। यहां अगर आपसे इन्होंने स्टेटमेंट देकर पूछा होता कि क्या ये कहा था कि नहीं कहा था, तो आप फिर भी थोड़ा घबरा सकते थे कि राजद्रोह शब्द लिख दिया है, क्या गांधी ने कहा होगा कि नहीं कहा होगा। लेकिन यहाँ इन्होंने क्वेश्चन आसान बना दिया है, आपसे कह दिया है कि ये इनका विख्यात वक्तव्य है, कब दिया है? तो चंपारण के वक्त में नहीं दिया होगा, क्योंकि छोटा स्थानीय स्तर का ये रहा है, तो इतना विख्यात वक्तव्य वहां पर नहीं मिलेगा। दूसरा क्या इन्होंने दिया है? अगर हम बाकी के ऑप्शंस देख लें, लंदन में द्वितीय गोलमेज में शामिल होने के समय, वहां तो बात करने गए थे, तो वहां क्यों बोलेंगे कि हम राजद्रोह करने आए हैं? तो वो ऐसे भी गलत है हमारा। बाकी दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। तो पहले तो असहयोग जो बड़े स्तर पे अपना रहे हैं वो दांडी में नमक कानून तोड़ने के वक्त में अपना रहे हैं, तो लॉजिकली इन्होंने यहाँ पर ही कहा होगा। इनफैक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट वाला जो था उसको हम लोगों ने क्लास में रीड आउट भी किया था, जहां गांधी कहते हैं कि लीव इंडिया टू गॉड, इफ यू कांट लीव इट टू गॉड, इफ दैट इज टू मच लीव इट टू एनार्की। तो वहां हम लोगों ने ये बात किया था कि वहां गांधी सिर्फ राजद्रोह की बात नहीं कर रहे हैं, वहां और एक स्टेप आगे चले जाते हैं कि भाई मैं ये भी रिस्क करने को तैयार हूं कि तुम एनार्की के लिए छोड़ के इसको चले जाओ। तो ये लॉजिक का क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आता है, इसीलिए हमने बार बार कहा था कि पढ़ो असहयोग माने क्या है, सविनय अवज्ञा माने क्या है। जहां अवज्ञा की बात करते हैं वहीं राज्य की खिलाफत कर रहे हैं और वहीं पे लगाया जाएगा राजद्रोह। जहां तक ये कह रहे हैं कि आपकी उपाधि नहीं चाहिए, आपके स्कूल में नहीं जाएंगे, आपकी नौकरी नहीं करेंगे, किस तरीके से ब्रिटिश अक्यूज करेंगे? अक्यूज तभी करेंगे जब वो राज्य की खिलाफत खुले तौर पर कर नहीं दे करके करेंगे या कानून तोड़ करके करेंगे। तो वो अगर हम यहाँ लॉजिक लगा पाए तो हमने वक्तव्य पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो फिर भी हम ये जवाब यहाँ भी दे सकते हैं। क्लियर है ये चीज? चलें, तो ये सिंपल क्वेश्चन होगा उस हिसाब से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? कांसे की। हम लोग पूरे कोर्स में डिस्कस करते रहे, हड़प्पा पढ़ना है, क्वेश्चन आएगा, और आया तो इतना आसान आया, कितनी तैयारी करी। खैर आगे काम तो आना ही है वो तैयारी, ऐसा नहीं है कि हर साल इतने आसान प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, नहीं प्रीलिम्स में मेंस में काम आएगा। लेकिन जो प्रश्न पूछा है वो इतना सिंपल पूछा है कि मोहनजोदड़ो से जो हड़प्पन डांसिंग गर्ल मिली है किसकी बनी है? कांसे की बनी है। तो कांसा जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसे की वो मूर्ति बनी। हम लोगों ने तस्वीर देख करके डिस्कस किया था, हम लोगों ने ये तक बात की थी कैसे बना है, तो द्रवीय मोम पद्धति से बना है, जिससे आज भी डोकरा मेटल क्राफ्ट बनता है। तो यहाँ ये प्रश्न बहुत सिंपल हो जाएगा, कांसे की मूर्ति, सी इसका सही जवाब होगा। ये कठिन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 2022 के करंट अफेयर्स का है, अभी के करंट अफेयर्स का नहीं है। 2022 में न्यूज में आया था, मदन मोहन मालवीय के ऊपर हिंदू में भी आर्टिकल मिलेगा, द प्रिंट में भी आपको आर्टिकल मिलेगा, और वहां पर इस बारे में बात हुई थी कि उन्होंने चौरी चौरा में जो लोग बंदी बनाए गए थे उनको डिफेंस उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो प्रश्न क्या पूछा है, चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा, लीगल डिफेंस प्रदान किया था? 4 ऑप्शन दिया है, सीआर दास, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन
निजामी, MA जिन्ना। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट ओरिएंटेड है, लेकिन पिछले साल का नहीं है। जो जवाब है हमारा वो है मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। शाहिद अमीन की एक किताब है इवेंट मेटाफर मेमोरी, उनके एक आर्टिकल का हम लोगों ने चौरी चौरा के संदर्भ में बात किया भी था, गांधी एज महात्मा। ये जो प्रश्न है उनके किताब में इसका जवाब मिलेगा कि वहां पे वो बात कर रहे हैं कि मदन मोहन मालवीय और उनके साथ 4 और लोग हैं जिन्होंने डिफेंस प्रोवाइड किया था। लगभग 225 लोग हैं जिनको कन्विक्ट किया गया था और 150 से ऊपर लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो ये बहुत फैक्चुअल और कठिन प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न अगर नहीं हमने न्यूज में पढ़ा है, अब 3 साल पहले का करंट अफेयर थोड़ी पढ़ेंगे, ना ही आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हुए किसने कौन मुकदमा लड़ा है ये पढ़ सकते हैं। इतनी चीजें पढ़ना भी लॉजिकल है नहीं। तो ये ऐसा प्रश्न है जो छोड़ने वाला प्रश्न है अगर उसी साल के करंट का नहीं था। तो सही जवाब इसका होगा मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने, जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? पूना समझौता। तो 1915 से ही हम लोग देखते हैं गांधी का, हम लोगों ने वो कहानी भी डिस्कस, जो कहानी क्या वो इवेंट जो है वो तो हिस्टोरिकल ही है, स्टोरी की तरह हमने समझा था कि तमिलनाडु से जो वो परिवार आना चाहता है उसको आने देते हैं अपने साबरमती आश्रम से। तो उनका हमको एटीट्यूड शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है कि वो दलितों के उत्थान के लिए बात कर रहे थे। और जब हम गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम देखते हैं तो 1920 में भी वो ये बात कहते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन उसका हिस्सा रहेगा। लेकिन सांप्रदायिक अवार्ड जब दिया गया 1932 में और पूना समझौता हुआ, तब उसके बाद हमने वहां समझा था कि कैसे हरिजन सेवक संघ बनाया गांधी ने, और वो ये कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है जिस वक्त की, हमको दलितों के उन्मूलन के लिए, जिनको वो हरिजन कहा करते थे, उनके लिए अलग से प्रयास करने की बड़े स्तर पर आवश्यकता है। तो रचनात्मक कार्यक्रम पढ़ते हुए भी हम ये फर्क समझते हैं कॉन्सेप्चुअली कि क्या बदला था सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त की, जो अस्पृश्यता के उन्मूलन पर फोकस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपील तो पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि एक घटना ऐसी हो रही है जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम में इस चीज को बढ़ावा देना प्रारंभ किया, और वो होता है पूना समझौता, जो कि गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो वहां हम लोग ये चीज समझते हैं कि उन्होंने कैसे जॉइंट इलेक्टोरेट के अंतर्गत पृथक निर्वाचक मंडल को वो मना करते हैं जो कि ब्रिटिश दे रहे थे दलितों को, और संयुक्त निर्वाचक मंडल के अंतर्गत सीटें बढ़ाकर उन्होंने राजनीतिक अधिकार दलितों के सुनिश्चित किए। वहीं हम ये चीज भी पढ़ते हैं कि उन्होंने ये कहा कि शैक्षणिक जो संस्थान है उनमें दलित जो हरिजन है उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही साथ नौकरियों में भी उनको स्थान देने का प्रयास किया जाएगा। तो वही हो गया उनका सामाजिक उत्थान। तो ये सारी चीजें कब हुई थी? पूना समझौता। तो पूना पैक्ट यहाँ पर इसका सही जवाब है, ए हमारा सही आंसर होगा। तो ये भी आसान प्रश्न पूछा है। पूना पैक्ट तो पढ़ते ही हैं, गांधी अंबेडकर के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से गांधी उन्मूलन की बात कर रहे हैं, किस तरीके से अंबेडकर उन्मूलन की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। मेंस में प्रश्न भी पूछा गया है इसके ऊपर, यहाँ प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया है। क्लियर है ये क्वेश्चन? ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए, पपीता, अनानास, अमरूद। उपर्युक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए? पपीता, अनानास, अमरूद तीनों ही लेकर के आते हैं। इसके साथ जो एवोकाडो है उसको लेकर आए, काजू है उसका खेती इंट्रोड्यूस किया। अब अभी तक क्या होता था, यूपीएससी जब ऐसे क्वेश्चंस देता था तो एलिमिनेट करने वाला ऑप्शन दे देता था। फसलों पे प्रश्न पहले भी पूछा है, लेकिन वहां आप देखेंगे कि जो प्रश्न है उसमें आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है, वहां रटने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ ट्रेंड फॉलो करते हुए भी इन्होंने बदल दिया है। यहाँ इन्होंने क्या दे दिया, यहाँ तीनों नाम दे दिया और ऑप्शन में इन्होंने केवल 1, 2, 3 वाला हिसाब दे दिया है। तो प्राइमरली यहाँ पे ये प्रश्न आसान और कठिन दोनों है। आसान क्यों है? सुना होता है हमने कि भाई नई फसलें इंट्रोड्यूस की थी। कठिन क्यों है कि यहाँ पर नाम दे करके केवल 1, 2, 3 वाला ऑप्शन दे दिया है। जो ज्यादा प्रसिद्ध है उसमें हम लोग आलू की बात करते हैं या पपीता की बात करते हैं, काजू हो गया, ये सब चीजों का इंट्रोडक्शन उन्होंने किया। लेकिन उसके साथ साथ बाकी अनानास है, अमरूद है, इनका भी इंट्रोडक्शन इन लोगों ने
किया था। तो यहाँ जो हमारा जवाब होगा वो होगा सभी तीन, सी इसका सही जवाब होगा। इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन का या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर। जब हम 19वीं शताब्दी के मूवमेंट पढ़ते हैं तो वहां हम लोग देखते हैं कि जो जाति उन्मूलन के संदर्भ में आंदोलन हो रहे थे, वहां महत्वपूर्ण नाम और उससे जुड़े हुए व्यक्तित्व। पीवाईक्यू पढ़ते हुए भी हम लोगों ने ये बात किया था, जब जो सत्यशोधक समाज है उस पर प्रश्न आया था कि नाम यहाँ पर ध्यान रखें। और मुझे ये प्रश्न देखकर क्लास में यही ध्यान आ रहा था क्लास की बात की, हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि पेरियार उनको प्यार से कहते थे, ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर एग्जाम में पेरियार दे दिया, नायकर नहीं लिखा तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने दोनों देकर के यहाँ पे पूछ लिया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक कौन था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है। 3-4 आंदोलन हम लोगों ने बात किया था कि जस्टिस आंदोलन है, जो न्याय आंदोलन है, किसने स्थापना किया है, ध्यान में रखना है। आत्मसम्मान आंदोलन हो गया, जो मंदिर से संबंधित आंदोलन रहे हैं, सत्य शोधक समाज रहा है। ये सारे ऐसे नाम हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पर क्वेश्चन पूछा है। क्या बाकी तीनों लोग जातिवाद के संदर्भ में या दलितों के उत्थान के संदर्भ में बात कर रहे थे? अंबेडकर तो ऑफ कोर्स बहुत फेमस फिगर हैं, वो कर ही रहे हैं। जब हम भास्कर राव जाधव और दिनकर राव जवलकर की बात करते हैं तो ये लोग सत्यशोधक समाज के साथ में जुड़े हुए थे। और जो जवलकर हैं वो कम्युनिज्म की तरफ भी बाद में अट्रैक्ट हो गए थे और कम्युनिस्ट मूवमेंट में भी उनका योगदान देखने को मिलता है। हालांकि ये लोग बहुत वेल नोन फिगर्स नहीं हैं, लेकिन ये सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए थे। ये लोग जो हैं ये दलितों के उत्थान और जातिवाद के उन्मूलन, इन दोनों चीजों से संबंधित नाम रहे हैं। क्लियर है ये? इतने प्रश्न थे। आप इसमें से देख सकते हैं कि अगर आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ दें तो लॉजिकली या तो आपका फाउंडेशनल नॉलेज अच्छा है या तो आपका कॉन्सेप्चुअल, तथ्यात्मक नहीं भी बहुत अच्छे से आता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत डुएबल थे इस साल के। उन्होंने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस काफी बढ़ाया, खास करके अगर आप मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस देखें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और जहां तथ्य पूछा है वहां इतने डीप फैक्ट्स पूछे हैं कि उसको रटना ऐसे भी मुश्किल है। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि तथ्य पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारी पकड़ अच्छी रहे। कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ अच्छी है, तथ्य भी आसानी से हमारे याद होंगे। दूसरी चीज हमको यहाँ क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि जो भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे प्रीलिम्स के हैं चाहे मेंस के हैं, दोनों को हम बहुत अच्छे से एनालाइज करके पढ़ें। आप मुख्य परीक्षा में अगर आपने एनालिसिस अच्छे से किया हो मॉडर्न इंडिया का तो आप ये देखेंगे कि उन्हीं थीम्स से क्वेश्चंस पूछे हैं। असहयोग कार्यक्रम के ऊपर प्रश्न पूछा जा चुका है। असहयोग कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम, गांधी के जो आंदोलन है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, गांधी और अंबेडकर के विचारों में जो फर्क है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ उसी से संबंधित आपको तथ्यात्मक प्रश्न पूछ दिया है। एंशिएंट इंडिया में भी आप जाएं तो पिछले ही साल पूछा था कांची के पल्लवों का योगदान, चोलों का सांस्कृतिक योगदान, और दोनों से 2 प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हड़प्पा वाला जो क्वेश्चन है वो तो एक्सपेक्टेड था, इतना आसान होगा ये नहीं एक्सपेक्टेड था, लेकिन हड़प्पा से आना है वो चीज तो एक्सपेक्टेड थी। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको हमको ध्यान में रखना है। यूपीएससी में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये कई दफा ये चीज आप देखेंगे कि जहां प्रश्न बहुत आसान होते हैं वहीं गलती करने का स्कोप सबसे ज्यादा होता है। जो प्रश्न बहुत कठिन होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक छिपा होता है जिससे हम उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो जिनको भी अगले साल देना है ये नहीं सोचना है कि भाई अब हिस्ट्री से आसान ही आएगा, नहीं पढ़ना है। हो सकता है 2-3 साल बहुत आसान क्वेश्चन पूछ के फिर से टफ पूछ दे, खासकर एंशिएंट इंडिया में अगर आप देखें तो ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। बहुत रिलैक्स नहीं हो जाना है, पढ़ना हमको अपनी तैयारी वैसे ही रखनी है जैसे हमने की है। यहाँ भी अगर आप देखें तो हमने कठिनाई बढ़ा करके तैयारी की है, उसका फायदा ही है। खुशी होंगे भाई पेपर देख करके कि सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है, कठिन पूछा हो तो भी ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न बिल्कुल आसान है। अब जैसे जो मत्त विलास वाला प्रश्न पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने गहराई से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब देंगे, आपको लगेगा कि आसान है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर है ये चीज? चलें अब कुछ पूछना है आपको तो पूछिए।
नहीं तो अगला सेक्शन स्टार्ट होगा, अब सर वेट कर रहे होंगे, बताइए जी। सेल्फ स्टडी के लिए क्या बता दें, बहुत वेग स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से, जो आपकी खासकर पुरानी एनसीईआरटी है उसको अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो नई वाली भी पढ़िए, मैं ये सलाह दूंगी, क्योंकि क्लास में तो दोनों कवर हो जाती हैं, खुद से पढ़ना है तो दोनों में आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसके साथ साथ जो पीवाईक्यूज हैं उनके ऊपर अच्छा खासा फोकस आपको रखना है, क्योंकि ट्रेंड वहीं से समझ में आएगा। प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज हैं, मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं, 10 साल के पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करके, सिर्फ जवाब नहीं बाकी जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी ध्यान रखना है और उस तरीके से तैयारी अपनी करिए। कोई और क्वेश्चन जी? एक मिनट, इसमें क्या लिखा है, सीधे हाथों से रस्सी खींचा जाने वाला? पूरा स्टेटमेंट पढ़िए ना, उसमें हमने आपको वो कहानी सुनाई थी जहां हम लोगों ने वो वरदराज वाला स्टेटमेंट बात किया था कि कैसे वो कहावत है कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हाँ, नहीं वहां क्लियरली यही बात है ना कि चक्र है और चक्र में वहां पर लगा हुआ है जो घड़ा है, और तब उस घड़े को खींचा जा रहा है। खींचा तो रस्सी से ही जा रहा है, लेकिन वहां पे वर्ड क्या है, पर्शियन व्हील है, वो चक्का, चक्र जो है वो वहां पे। तभी हमने इस प्रश्न को बताते हुए भी यहां पर ये बात कहा कि हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन हो। जलडोल शब्द तो नहीं लिखा है वहां पे, तो जलडोल है ही नहीं। अरहट्टा वहां पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन आइडेंटिफाई करता है सही, 4 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है अरहट्टा। नहीं 2016 का क्वेश्चन है, मुझे क्लियरली याद है, ऑप्शन उसमें अरहट्टा लिखा है। हाँ तो वहां हमने यही बात किया था कि वो चक्र की पहले हाथ से ऐसे रस्सी खींचते थे, अभी आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो चक्का लगा हुआ है। तो वहां हम लोगों ने ये संभवतः पीवाईक्यू में ही ये डिस्कशन किया था कि कैसे वो ऐसे, अब अगर हमको चक्के से खींचना है तो आसान होगा पानी को खींचना, ठीक है। तो चक्र जो है ना वो वहां पे महत्वपूर्ण शब्द है, और यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है चक्का, यही यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ, मिट्टी का पात्र तो फिर यहाँ भी है, इसीलिए तो दिया है कि कंफ्यूज हो आप। लेकिन हमको बेसिक क्या याद रखना, व्हील इंपॉर्टेंट चीज वहां क्या है कि नीचे हाथ से सीधा ना खींच करके व्हील से खींचा जा रहा है, ठीक है। और बताइए कोई और क्वेश्चन जिसको डिस्कस करना है? हम्म, अगले साल इतना आसान आ जाए, हिस्ट्री आसान देगा तो कुछ और कठिन कर देगा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे अपना डिस्कशन जो है उसको समाप्त करते हैं। बाकी जो ट्रेंड है आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि बदलने के बाद भी निरंतरता दिखाई देगी। क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल ही हैं, क्वेश्चंस वैसे ही हैं जिस तरह के थीम्स पर पूछे जाते थे। गांधीवादी आंदोलन जो है उस पर प्रश्न आप एक असहयोग से ही देखें 3 क्वेश्चन हो गया आपका। तो गांधीवादी जो आंदोलन है, गांधीवादी जो विचारधारा है वो हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, उस थीम पर आपको प्रश्न दिखाई देगा। एंशियंट में भी आप देखें तो भले ही दर्शन पे ना पूछा हो या साइट्स पर ना पूछा हो, लेकिन राजाओं के सांस्कृतिक योगदान से संबंधित प्रश्न ही पूछ रहा है। जो यहाँ आप देखेंगे कि शब्दावली है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि अगर कोई टॉपिक छोड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी थीम्स को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया है, बाकी थीम्स कहीं ना कहीं उसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। थोड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट डाला गया है जो कि हमेशा यूपीएससी के पेपर में किसी ना किसी तरीके से रहता ही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में ही चीज़ों को पढ़ना है। प्रीलिम्स में आसान है हिस्ट्री, हो सकता है मेंस में कठिन पूछ दें, अगले साल कठिन पूछ लें, कोई भरोसा नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। चलें फिर यहाँ हम लोग रोकते हैं, अगला जो सेक्शन है उसका इसके बाद डिस्कशन होगा। हैव अ गुड डे।